ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है, लेकिन मेरा पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि हमने खबरों में पढ़ा और हमने अपने कंपेयरिंग में भी यही कहा कि ऐसी खबरें मिलती हैं, सुनने में आती हैं कि उन बच्चों का शोषण होता है। आपकी सफाई क्या रहेगी? भारत सरकार का जो इंटर अडॉप्शन का प्रोग्राम है वो बहुत फुल प्रूफ है। कोई भी बच्चा गलत तरीके से इंटर कंट्री अडॉप्शन में जा ही नहीं सकता। और जहां तक बच्चे के शोषण का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे के अडॉप्शन में जाने के बाद भी 2 साल तक रेगुलरली क्वार्टरली उसकी जो भी वहां पर डेवलपमेंट होती है उसकी सूचना कारक को आती है। लेकिन अगर आप एडॉप्शन की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा इलीगल तरीके से विदेश नहीं जा सकता। ये आपकी बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसको और क्लैरिफाई कर दूं कि लीगल एडॉप्शन के कॉन्टेक्स्ट में जब ये बच्चा पहले जाता है फॉरेन पेरेंट्स के पास, ये अंडर गार्डियनशिप जाता है, अडॉप्शन नहीं होती है। अंडर गार्डियनशिप जाने के बाद उस बच्चे की अडॉप्शन उस कंट्री के लोकल लॉज के तहत होती है। जब तक वो अडॉप्शन कंप्लीट नहीं होती या 2 साल तक, बीच में कुछ हमारे जजेस थे उन्होंने 5 साल भी कर दिया था उस पीरियड को, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्वार्टरली बच्चे के बारे में आती हैं, बच्चे की फोटो आती है, पूरा राइटअप आता है, स्कूल में खाना पीना खेलना एक्टिविटीज सब प्रोग्रेस आती है उस बच्चे के बारे में। अडॉप्शन होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लक्ष्मीकांत पांडे का, उसमें इंडियन एम्बेसीज या कॉन्सुलर ऑफिसेज या हाई कमीशन जो हैं उस देश के अंदर, उनको भी पूरा इख्तियार है कि अगर किसी किस्म की शिकायत पता लगती है तो वो जाके विजिट कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो फॉलो अप हर तरीके से है। और आपको एक चीज बता दूं, जिन देशों में ये बच्चे जाते हैं उनके पर्सनल लॉज हमारे हिंदुस्तान के लॉज से कहीं ज्यादा कड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो इस तरह की खबरें मिलती है वो इलीगल एडॉप्शन के तहत आ सकती है? उसमें हो सकता है। लीगल में जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिस्टिंक्शन मित्तल साहब ने कहा लीगल इलीगल एडॉप्शन का, ये कहते हुए कि एडॉप्शन जैसे हो रहा है, जो 3000 एडॉप्शन देश में हो रहे हैं, 3000 ज्यादा नहीं हो रहा है, 3000 एडॉप्शन जो हो रहे हैं और 800 इंटर कंट्री एडॉप्शन, क्या इसके अलावा तमाम एडॉप्शंस जो गोद लिए जा रहे हैं भारतवर्ष में, हर परिवार में बच्चे गोद लिए जा रहे हैं, हर जगह बच्चे गोद लिए जा रहे हैं। और हामा सिर्फ हिंदूज पे एप्लीकेबल है, जैसा आपको मालूम है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है जिसमें हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैनी ये लोग होते हैं। और जो तमाम बड़ी संख्या में गार्डियनशिप वार्ड्स एक्ट में भी बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है। और वैसे पारिवारिक दृष्टिकोण से परंपराओं के मुताबिक लोगों को अडॉप्ट किया जा रहा है। और इन तमाम एडॉप्शंस को हम क्या कहेंगे, चूंकि 90% या 95% से भी ज्यादा बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं जिनको कि हम 3000 के उस एडॉप्शन में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको भी तो अडॉप्शन मान के चलना ही पड़ेगा। अगला एक सवाल ले लें, आप अपना सवाल पूछिए। कोई सिंगल मैन या वुमेन बच्चा वो अडॉप्ट करता है, लेकिन अडॉप्शन के 1 ईयर बाद अगर पेरेंट्स की वो मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बच्चे की परवरिश पर कितना फर्क पड़ेगा और कैसे देखा जाएगा? पर देखिए, उसको जहाँ तक सिंगल पेरेंट का सवाल है, जो डॉक्यूमेंटेशन जाती है उसके अंदर एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि अगर इन केस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग टू द सिंगल पेरेंट, तो कोई वो बंदा आइडेंटिफाई, कोई वो इंसान आइडेंटिफाई करा जाता है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है या माँ या बाप को कुछ हो जाता है तो बच्चे की परवरिश कौन करेगा। और वो जो इंसान होता है वो यूजुअली फैमिली मेंबर में से ही कोई होता है। अगला सवाल ले लें। मेरा सवाल जगदीप जी से है कि बच्चे के भविष्य के लिए क्या प्राविधान है इस कानून में? देखिए, ये कानून ये कहता है कि जब बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो उसको वो सारे अधिकार हासिल है जो एक नेचुरल बॉर्न बच्चे के होते हैं। तो नेचुरल बॉर्न बच्चे को अगर सक्सेशन राइट्स हैं हिंदू लॉ के अंदर या किसी और धर्म का है तो उस कानून के अंदर वो सारे अडॉप्शन के बाद बच्चे को राइट्स मिल जाते हैं। इसलिए उसमें कोई चिंता का विषय नहीं बचता है। और एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं, अभी तक हम हिंदू लॉ में अडॉप्शन की बात करते थे, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन सबके अडॉप्शन हमने दिल्ली में कराए हैं। अब ये सेक्युलर एक्ट है और इसके अंदर अडॉप्शन हो रहे हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति वहां जाए और बच्चों को अडॉप्ट है। और इसमें एक और बहुत अच्छी मूव होनी चाहिए जिसके लिए मैं मित्तल साहब से कहूंगा कि जो इंटर कंट्री अडॉप्शंस हैं उनको भी अगर हम जे एक्ट के तहत करेंगे, उसमें सिर्फ ये है कि अंडर द हेग कन्वेंशन इनको उसको एंडोर्स करना पड़ता है
और उसके बाद वो अडॉप्शन वैलिड माना जाता है उस कंट्री के अंदर, जो सिग्नेटरी कंट्रीज है। वहां शायद थोड़ा सा कारा का रोल अभी काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डोमेस्टिक अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन दोनों ही हम प्रयास करते हैं कि सारे अडॉप्शन जेजे एक्ट के अंदर हो, जुवेनाइल के अंतर्गत। अच्छा, another thing about the JJ Act is which is very positive कि you can take you for your second adoption, आपका जो बच्चा है वो सेम सेक्स का हो सकता है। जैसे मेरी पहली डॉटर थी जो हामा के अंतर्गत में को ली, और जो दूसरी वाली है वो मैंने JJ के थ्रू गए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक लड़का और एक लड़की ही, आपको दो बेटियों का सुख इस वक्त मिल रहा है। एक अगला सवाल ले लें। मेरा सवाल ये थी से कि आपने जो कदम उठाया चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर, तो सोसाइटी की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? किस सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट, कई सपोर्ट मिल रहा है, यू नो, कि वो मेरे बच्चों को एक्नॉलेज कर लेते हैं जैसे स्कूल्स में एंड ऑल दैट। तो कई दफा कई ऐसे भी टीचर्स वगैरह हैं जो देखते हैं कि अच्छा जैसे ना, जैसे तुम जैसे ना कोई एलियन आ गया है कि तुम्हारी सिंगल मदर है, ये होता था, पर अब इट्स ऑल एक्सेप्टेड। अब धीरे धीरे और भी ज्यादा एक्सेप्टेंस आ रही है। तो सोसाइटी की तरफ से जैसे आपको मिल रहा है वैसे ही मेरे बच्चों को भी मिल रहा है। एक अगला सवाल ले। जिन बच्चों को चोरी छिपे गोद लिया जाता है या चुराया जाता है, उन बच्चों के प्रति क्या कोई चेकिंग होती है पुलिस द्वारा या कंपोनेंट ऑथराइज द्वारा? उनकी कैसे उनकी देखरेख होती है? मतलब जो चुरा लिए जाते हैं बच्चे, उनको कैसे उनके बारे में पता चलता है? देखिए, ये जो है कानून के अंतर्गत ये ट्रैफिकिंग है, एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आपने सुना होगा नाम। अक्सर उसकी खरीद फरोख्त होती है और ये बहुत ही बड़ा अपराध बन जाता है। बच्चे को खरीदना, बच्चे को बेचना एक अपराध है। ट्रैफिकिंग का एक कानून है। वैसे भारतवर्ष में अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिकिंग का लॉज बहुत कमजोर है अब तक, क्योंकि अब तक वो कॉमर्शियल सेक्स के नाम पे ही चल रहा है। एडॉप्शन को ट्रैफिकिंग के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ये भी एक परिवर्तन की आवश्यकता है कानून में। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक पुलिस की बात है, अगर ये बात पुलिस को मालूम होती है कि कोई बच्चे को किसी ने अपने पास रख लिया, तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसकी एंट्री करे। चूंकि ये हर स्टेज पे पुलिस के रिकॉर्ड में एंट्री होती है। चूंकि किसी आदमी की आइडेंटिटी या किसी खोए बच्चे की तलाश या किसी खोए बच्चे के बारे में खबर करना या किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का यहाँ वहाँ चला जाना गलत जगह पे, ये तमाम बातों की जिम्मेवारी पुलिस पे सीधे आती है। और लेकिन बहुत बार पुलिस पार्टी बन जाती है, जैसे हॉस्पिटल अथॉरिटीज बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, पुलिस बन जाती है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी चीज में पुलिस को अगर खबर मिलती है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई बच्चा कहीं पे महफूज है, ठीक ठाक से पड़ा हुआ है, तो उसको फॉस्टर केयर में दे दें उस पीरियड के लिए, जब तक कि उसके आइडेंटिटी का मसला पूरा ना हो जाए। क्योंकि ये पता करना पड़ता है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए मालूम करने के लिए कि इसके माता पिता से बच्चा खो तो नहीं गया है, बच्चे को उन्होंने खुद त्याग दिया या खो दिया, ये पहली इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक संस्था चलाते के नजरिए से हमारा भी एक्सपीरियंस है कि जो गुमशुदा बच्चे, खोए हुए बच्चे संस्था में आते हैं, तो संस्थाओं की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पुलिस को पहले 24 घंटों के अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, इस हुलिये में ये कपड़े पहने हुए इस कंडीशन में बच्चा मिला है, और वही रिपोर्ट MPS में भी जाती है, मिसिंग पर्सन स्क्वाड। कई बार हमारा तजुर्बा ये रहा है कि जिनका भी बच्चा गुम हुआ है, MPS में उनकी रिपोर्ट दर्ज पहले से ही की हो जाए। टेलीफोन पे भी संपर्क करने से चंद घंटों में भी कई बार पता चलता है कि इस बच्चे के माँ बाप दिल्ली के फलाने कोने में है। तो रेस्टोर करना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे ऐसे रेस्टोरेशंस भी हो चुके हैं। अगला सवाल ले। मेरा सवाल मित्तल जी से है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को गोद लेने का प्रतिशत क्या रहा बीते साल और आज तक? ठीक है, मैंने बताया ना कि पिछले साल करीब 800 बच्चे इंटर कंट्री अडॉप्शन में गए हैं और डोमेस्टिक अडॉप्शन में करीब 3000 बच्चे अडॉप्शन में गए हैं। अगला सवाल ले। हमारी सुचारू व्यवस्था और सरकारी जो व्यवस्था है उसका काम करने का ढंग तो पता ही है कि किस स्पीड से काम करते हैं। इस वजह से न हम ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेते हैं, और जैसे मैम ने कहा कि मैंने JJs के थ्रू दूसरा बच्चा अडॉप्ट किया। सरकारी में क्या होता है कि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और उससे लोग परेशान होते हैं। इवन पुलिस कंप्लेन भी करने जाते हैं तो पैसे फेंको और तमाशा देखने वाली बात हो जाती है। तो इससे परेशान होके वो ऐसा करते हैं, वो नहीं चाहते वो। तो फिर भी तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि वो रिश्तेदारी अच्छे से चल भी जाती है, तो उसको भी आप इलीगल कहोगे? देखिए जी, जो अडॉप्शन हुआ ही नहीं
उसको आप लीगल अडॉप्शन कैसे मानेंगे? क्या कह रहे हैं अमोद जी? मैं कह रहा था कि इसको एक नॉर्मल नेचुरल चीज बना देनी चाहिए, बनस्पत इसके की कोई बड़ा भारी तूफान बहुत बड़ी सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आप रहिएगा अस्मिता के साथ। ऐसे किसी एक कपल से ये पता लगाया जाए कि उनका अपना बच्चा है, उन्होंने कहीं से चुराया नहीं है इस बच्चे को। डोमेस्टिक जो अडॉप्शन है उसके लिए कितना हमारा जुडिशरी हेल्पफुल है? हर आदमी को बच्चों की आवश्यकता होती है, बच्चों को माता पिता की आवश्यकता होती है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए अडॉप्शन होता है। आपकी दुनिया, विज्ञान की दुनिया, देश और दुनिया में हो रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हर खास हलचल का हाल अब लोकसभा चैनल पर गुरुवार रात 9:30 बजे हिंदी में, शुक्रवार रात 9:30 बजे अंग्रेजी में। ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बात जिसका जिक्र जरूरी है वो ये कि भारत में बहुत कम लोग लड़कियों को गोद लेना पसंद करते हैं। लड़के उनकी पहली पसंद होते हैं। वहीं विदेशी माँ बाप के पास शिशु गृहों में लड़कियों की ज्यादा तादाद होती है और बच्चा गोद लेने की फीस में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा फर्क है। वहीं माता पिता की उम्र और भारत सरकार के दिशा निर्देशों में अंतर्देशीय दत्तक प्रक्रिया में प्रवासी भारतीयों को प्राथमिकता दी जाती है। लोगों का ये भी कहना है कि चीन या रूस जैसे देशों में बच्चा गोद लेना अन्य देशों की तुलना में आसान होता है, लेकिन भारत में गोद लेने का मतलब है 3 से 4 साल की भागदौड़ और लाखों रुपए का खर्च। लेकिन क्या ये कुछ आसान हो सकता है? किस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं कि हर उस सुने आंगन में किलकारियां गूंजे जो इससे महरूम है और चाहते हैं एक नन्हा सा फरिश्ता अपने घर में? जानेंगे अपने पैनलिस्ट से इस आखिरी सेगमेंट में। कुछ सवाल है उन्हें ले लेते हैं। पहले आइए पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल जगदीप सर से है। सर, कैसे किसी एक कपल से ये पता लगाया जाए कि उनका अपना बच्चा है, उन्होंने कहीं से चुराया नहीं है इस बच्चे को? देखिए, कोई भी कपल जब कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए आता है किसी संस्था के पास, तो संस्था की सोशल वर्कर उनको विजिट करती है, उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, उनका इंटरव्यू होता है, उनकी होम स्टडी रिपोर्ट लिखी जाती है। बच्चा वो चुराया या नहीं चुराया है वो तो तब स्टेज आएगी जब कोई उसके बारे में कंप्लेन करेगा और उसने लीगल तरीके से बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया होगा। अगर किसी संस्था के थ्रू लिया है तो बच्चा चोरी का नहीं हो सकता, वो संस्था जो लाइसेंस्ड है, क्योंकि वो बच्चा पहले क्लियर कराया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से, जो कमला जी ने अभी बताया। उसके अलावा चुराया हुआ बच्चा अगर है तो उसका लीगल अडॉप्शन नहीं हुआ है, उसकी तो कोई कंप्लेन करेगा तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट है वो करेगा कि भाई ये बच्चा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। अगला सवाल है। मेरा सवाल कमला लेखवानी जी से है कि अब तक आपकी संस्था ने कितने बच्चों को गोद दिया है और उनमें लड़कियों का क्या प्रतिशत रहा है? हमारी संस्था में करीबन 350 बच्चों को गोद दिया है और ऑलमोस्ट रफली आई वुड से 75 to 80% गर्ल्स है, लड़कियां हैं। लड़के बहुत कम आते हैं और कई पीरियड में तो हम लड़कों की रजिस्ट्रेशन ही बंद कर देते हैं मेल चाइल्ड के लिए। मतलब लड़कियां ज्यादा आती हैं? बिल्कुल ज्यादा, लड़कियों की तादाद ज्यादा है। अगला सवाल है। सर, हमारे इंडियन जुडिशरी में इंटर कंट्री जो अडॉप्शन होते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, लेकिन डोमेस्टिक जो अडॉप्शन है उसके लिए कितना हमारा जुडिशरी हेल्पफुल है? जितना स्ट्रिंजेंट लॉज इंटर कंट्री के लिए हैं, डोमेस्टिक के लिए भी उतने ही स्ट्रिंजेंट है। हर बच्चा जो अडॉप्शन में दिया जाता है उसकी पहले पूरी तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको डिक्लेयर कर देती है एज अबैंडन्ड, जिसमें जैसे कमला जी ने बताया मिसिंग पर्सन स्क्वाड, सारी इंक्वायरी हो जाती है, अखबार में भी छप जाता है, टीवी रेडियो में भी आ जाता है। उस सब के बाद जो बच्चा क्लियर हो गया तो ये रहा कि इस बच्चे के माँ बाप का कुछ पता नहीं है। फिर दूसरा स्टेज आती है कि वो बच्चा जो है अब किस फैमिली में दिया जा रहा है। पहले वो डोमेस्टिक अडॉप्शन में ऑफर किया जाता है, 1, 2, 3, 4 फैमिलीज में जब ये होता है कि भाई नहीं है कोई फैमिली ले रही, या तो बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम है या मेजर फिजिकल हैंडीकैप है, ऐसे बच्चों को फिर इंटर कंट्री में ऑफर किया जाता है। लेकिन अडॉप्शन के लिए पूरे कायदे कानून जो हैं उतने ही स्ट्रिंजेंट हैं जितने इंटर कंट्री के लिए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। फर्क यह है कि यहाँ अडॉप्शन के बाद बच्चे को राइट्स मिल जाते हैं, वहाँ वो गार्डियनशिप में जाता है तो 2 साल के अंदर अंदर जब वो अडॉप्ट होता है तब उसको वहाँ के राइट्स मिलते हैं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। और उस 2 साल के पीरियड में
जब तक वो Guardianship अडॉप्शन का रहती है, टाइम है वहाँ ठीक पे, है। विदिन 2 years अडॉप्शन होता है। अगला सवाल है। ये जो एडॉप्शन हो रहा है क्या ये अब स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है? स्टेटस सिंबल नहीं, ये एकदम नहायत ही बड़ी इमोशनल चीज़ है ये, मैं बताऊँ आपको, और नहायत ही एक जरूरत का ही, ये जरूरत की वजह से अडॉप्शंस होते हैं। और सच पूछिए तो जो अडॉप्शंस को मैं समझता हूँ कितना बड़ा मसला बनाने की जरूरत है ही नहीं। नेचुरल अडॉप्शन में और एक जो बायोलॉजिकल बर्थ बच्चे का होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। हर आदमी को बच्चों की आवश्यकता होती है, बच्चों को माता पिता की आवश्यकता होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अडॉप्शन होता है, कहीं कोई शो वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगला स्टेटस की पूछिए, बात क्या कह रही गीत कुछ कहना चाहती? हाँ, मैडोना, सुष्मिता सेन, ये लोग भी उनकी जरूरत भी है। मैडोना क्यों ना है और एंजेलिना जोन्स क्यों ना है, और ये बहुत ठीक है, वो कर रहे हैं बहुत अच्छा। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके जहन में उनके लिए दे वांट टू डू इट। लोग ऐसा तो है नहीं ना कि एक दिन तुमने दिया और सारे न्यूज़पेपर में आपका फोटो आ गई और तो हमने बच्चा वापस कर दिया। आपने पूरी जिंदगी उस बच्चे की देखभाल करनी है। सभी लोग, चाहे मैं हो, ये लोग सभी लोग बच्चे को बहुत ढंग से देख रहे हैं। हाँ। और जैसा होना चाहिए, माँ के दिल की बात वो वहाँ पे जाहिर होती है। माँ के पूरे कर्तव्यों का पालन हो रहा है। अगला सवाल ले लीजिए। सर, मेरा सवाल आपसे है, ये सब तो बात हुई बच्चों की, पर जो किशोर अवस्था में है, अगर वो 15 से 17 साल तक हैं और उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं कोई, और इतना लेंथी पीरियड हो जाता है कि करीबन 2, 3, 2.5 साल लग जाता है और वो उतने में एडल्ट भी हो जाता है, फिर क्या होता है? हिंदू लॉ के अंदर बच्चा 15 साल की उम्र से नीचे तक अडॉप्ट किया जा सकता है, उसके बाद वो अडॉप्टेबल नहीं है। और ये 15 साल हिंदू लॉ में है। विदेशों के अंदर भी कंट्रीज में कहीं 14 साल है, कहीं 16 साल है, कहीं 18 साल है। अगर मुस्लिम, हाँ, बाकी ये देखना होता है कि बच्चे की एडजस्टेबिलिटी जितनी यंगर एज में होती है उतनी इतने बड़े एज में जाके दिक्कत हो जाती है। कोशिश ये रहती है कि बच्चा जितना जल्दी से जल्दी 2 साल, 3 साल, 4 साल की एज में अडॉप्ट किया जा सके। बाकी प्रोसेस में जो है, अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपना काम 2 या 3 महीने में कर देती है तो उसके बाद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 2 महीने का टाइम है। 5 महीने 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये कहीं हमारी कमी है कि शायद सिस्टम में हम उसको टाइम से नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि फिजिकल चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? अगर उन्हें कोई गोद ना ले तो फिर उनका क्या भविष्य है? यही जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं या मेंटली स्लो या डिलेड माइलस्टोन्स, इस कैटेगरी के बच्चों को शायद हिंदुस्तानी फैमिली नहीं मिलती है और उसको फिर क्लियरेंस देती है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, यहाँ दिल्ली में जो है सिवारा के नाम से और अदरवाइज ACA के नाम से जो जानी जाती है, जो सारे भारत में फिर प्रयत्न करते हैं कि कोई ऐसा परिवार हो जो इनको अपना ले। जब ये कोशिशें नाकामयाब रहती है तो उनको बाहर भेजने की परमिशन मिलती है और फॉरेन पेरेंट्स उनके लिए आइडेंटिफाई करते हैं। क्या हमारे देश में ऐसे पेरेंट्स आपकी नजरों से गुजरे जो ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर थोड़ा बहुत है तो आजकल आ रहे हैं, जैसे स्क्विंट आइड है या थोड़ा सा ट्रीटेबल डिजीजेस है, किडनी ऑफ TB ऑफ किडनी, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड कि हाँ हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे अपने औलाद को हो जाए तो ये भी तो हमारा ही औलाद है। तो आजकल हिंदुस्तानी पेरेंट्स भी ओपन है, बड़े बच्चे के लिए भी, थोड़ा फिजिकली चैलेंज बच्चे के लिए भी, लेकिन सीवियर केसेस अभी तक इतने ओपन नहीं है। अगर मैं आप सबकी राय ले लूं आखिरी, मित्तल जी सबसे पहले आप क्या लगता है, बिकॉज कारा के चेयरपर्सन हैं आप, किस तरह के प्रयासों की जरूरत आपको महसूस होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट किया जा सके और वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अनरजिस्टर्ड है, जिनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है या जो गलत हाथों में है, उनकी पहुंच आप तक हो सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम का सबसे अच्छा सवाल यही है। मैं चाहता था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश आम आदमी तक पहुंचे। कारा के माध्यम से हम अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है। हो सकता है 1-2 महीने के अंदर वो फाइनलाइज हो जाए और उसके बाद माननीय मंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगी। प्रयास ये किया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एडॉप्शन एजेंसी है या वो एडॉप्शन एजेंसी नहीं है, उस सब का जिस भी राज्य सरकार में वो है वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो
उसके पश्चात जिस भी अडॉप्शन एजेंसी के अंदर जितने भी बच्चे वहां पर हैं उन सब का डाटा भी उस प्रोग्राम के अंदर हो, जिससे कि बैठ के ये देखा जा सके कि एक अडॉप्शन एजेंसी में कितने बच्चे अवेलेबल हैं, किस एज ग्रुप के अवेलेबल हैं, कोई बच्चा अडॉप्शन में जा नहीं पा रहा तो क्यों नहीं जा पा रहा है, या उसको कैसे आगे अडॉप्शन में भेजा जा सकता है। ये तो कार्य की तरफ से प्रयास चालू है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक तो मेरी उन हर माँ बाप से रिक्वेस्ट है जिनमें बच्चा अडॉप्शन में लेना है कि वो लीगल तरीके से, कानूनी ढंग से उस प्रक्रिया को अपनाएं और सिर्फ लीगल तरीके से ही बच्चों को अडॉप्शन लेने का प्रयास करें। लीगली अडॉप्ट करें। आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और जितने भी हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स है पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो इस बात का चिंतन करें कि हम ये जो गलत कार्य में हाथ बढ़ाते हैं वो उससे बाज आए। जो बच्चा अनाथ है या त्यागा हुआ है, वो उस बच्चे को प्रॉपर तरीके से पुलिस के माध्यम से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से अडॉप्शन एजेंसी तक पहुंचाए, बजाय इसके कि वो डायरेक्ट इलीगल अडॉप्शन में जो अपने आप को लिप्त किए हुए उस प्रक्रिया से दूर जाए। मैं एक मिनट और आपको दूंगा। आवश्यकता है कि जो चाइल्ड पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी को समझे और बच्चों के जीवन के साथ जो एक्चुअल व्यवहार होना चाहिए, खोए हुए बच्चों के साथ या त्यागे हुए बच्चों के साथ, सड़क पे या कूड़ा घर में मिले हुए बच्चों के साथ, वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा तरीके से निभाए। आवश्यकता है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को जो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है अंडर जेज एक्ट, वो उस टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत बच्चे को फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर करें। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि हिंदुस्तान की तमाम कोर्ट्स जो जेजे एक्ट के तहत 2 महीने के अंदर उस जेजे बच्चे के अडॉप्शन के केस को क्लियर करना होता है, उसके अंदर वो महीनों बरसों लगा देते हैं। वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और जेजे एक्ट के तहत 2 महीने के अंदर अंदर उस केसेस को क्लियर कर दें। चलिए, आपने अपनी बात कह दी। अमोद जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? साथ ही किस तरह के चेक लगाने की जरूरत है कि इलीगल अडॉप्शंस को रोका जा सके? मैं समझता हूँ कि मित्तल साहब ने जो कुछ बात कही वो बहुत ही सटीक और सही बात है। इनका ये काम भी है और सही ढंग से पेश भी किया है इस बात को। ये जो एक इलीगैलिटी का माहौल जो पैदा हो गया है, लोगों को लगता है कि सब कुछ इलीगल आसपास चल रहा है। जो विलिंग पेरेंट्स हैं और जो बच्चे ऐसे बहुत बड़ी संख्या में, बताया जाता है कि 45,000 बच्चे भारतवर्ष में हर साल खो जाते हैं, जिनमें 11,000 के आसपास मात्र मिलते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। साधारण गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। इन तमाम बच्चों को सही मुकाम पर लाने का सबसे बेहतरीन तरीका एडॉप्शन है। इसका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए, सिस्टम को इजी बनाना चाहिए। कमला जी, दिल्ली राज्य में अडॉप्शन एजेंसीज कम है, लेकिन ऐसी संस्थाएं बहुत है जिनको राज्य सरकार ने लाइसेंस दे रखा है कि बच्चे रखो और पालो और उनको अच्छे एजुकेशन दो। तो प्रयत्न ये होने चाहिए कि उन संस्थाओं में बल्कि बच्चा सारी जिंदगी 18 साल तक या 21 साल तक वहाँ पढ़े। जो अडॉप्टेबल बच्चे हैं उनको अडॉप्शन एजेंसीज में ट्रांसफर करके और उनको परिवार दिलवाने की, बिकॉज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का ये बेस्ट जरिया है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिससे मैं हमारी संस्था जुड़ी हुई है, वो तो अच्छी तरह से प्रयत्न करती है। कई संस्थाओं से वो बच्चे निकाल के और अडॉप्शन एजेंसीज में डालने का प्रयत्न करती है ताकि वो उनको अच्छी तरह से जल्दी परिवार मिल जाए, और यही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। जगदीप जी, देखिए, मेरा कहना यह है कि सब कुछ लीगल होना चाहिए, और उसके अलावा जो भी संस्थाएं से जुड़ी हुई हैं, कारा हो या सिवारा हो या प्लेसमेंट एजेंसी हो या कोर्ट हो या वकील हो, जो भी है, हर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, हर एक इंसान को जो वहाँ पे इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है उसको बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और किस तरीके से हम उस प्रोसेस को बिना अपने लाइन से हटे हुए, जो लीगल पैरामीटर्स हैं, बिना उससे हटे हुए हम किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उसको, बच्चे को एक घर तक पहुंचा सकें और उसको फिर माँ बाप का एक प्यार मिल सके। जटिल कानूनी प्रक्रिया आसान की बात की आपने। गीत, क्या कहेंगे? मेरा फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आजकल बहुत लोग हैं हु आर कंसिडरिंग इट, जो सोच रहे हैं कि हम करें कि ना करें, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है। मेरा उनको सिर्फ ये कहना है कि अगर उन्होंने सोचा है, दे शुड गो हेड। उसमें घबराहट की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। यस, लोग काफी होंगे जो उनको मना करेंगे,
सोसाइटी और घर में माँ बाप व्हाटएवर, पर अगर इफ दे वांट टू डू इट दे ओनली हैव टू सी टू थिंग्स, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। जैसे आपने उस एडवोकेट की बात की कि आया लेके ही, अगर बच्चा लेके आया कोई देना है तो लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये दो चीजें हैं, फैमिली सपोर्ट है आपका और अगर फाइनेंशियली आप बच्चे की देखरेख कर सकते हैं, देन दे शुड डेफिनेटली कंसिडर। दिल की बात जरूर सुने। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में भारत के केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वो गोद लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना चाहती है। ये सच है कि पहले के मुकाबले अब इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा कम समय लग रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को एक भारतीय बच्चे को गोद लेने में 1 साल तक का समय लगने की बात कही जाती थी, लेकिन इसे पूरा होने में 3 से 4 साल लग जाते थे। इस प्रक्रिया को आसान बनाने की बाबत घोषणाएं हुई, लेकिन आज भी गोद लेना आसान नहीं है। जरूरत इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेजी से पूरा करने की राह में कोशिशें तेज करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाथ बच्चों को अपना आशियाना, अपने माँ बाबा मिल सके और माँ बाबा को एक नन्हा सा फरिश्ता। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि झुलस रहे थे हम तन्हाइयों की आग से, घर हुआ रोशन एक मासूम चिराग से। चहकेगा एक परिंदा अब मेरे भी बाग में, रोशन किया घर मेरा भी एक नन्हे चिराग ने। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया। बहरहाल अपने सवालों का दौर अच्छा जारी रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अस्मिता में आ सकते हैं, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।